नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं विजय शर्मा। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत एकदम फिट बैठती है। एनसीपी के जो अब कहें पूर्व अध्यक्ष थे माननीय शरद पवार जी के ऊपर लागू होती है। उनके भतीजे अजीत पवार जी ने पार्टी के विधायकों को लेकर अलग होने का दावा किया और आज का जो यह प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार से है। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आर पार की जंग जारी है। दोनों ने आज ही के दिन विधायकों की बैठक बुलाई। अजीत की बैठक में एनसीपी के 35 विधायक और शरद पवार की बैठक में 7 विधायक के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अब अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उनके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उस हिसाब से देखें तो एनसीपी अजीत पवार को ही मिलेगी। जो पहले जो प्रकरण आपको पता होगा कि शिवसेना में फूट पड़ी थी और उसमें रहे विधायक एकनाथ शिंदे जी जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी पे दावा करके, पार्टी से विरोध करके और पार्टी को यह साबित किया कि वह देश के और प्रदेश के हित में कार्य नहीं कर रही है, तो वह आकर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और जो आज सुनिश्चित रूप से पूर्ण रूप से चल रही है। उसी तरह से अजीत पवार जी ने अपने चाचा शरद पवार जी के साथ यह कार्य करके आज भारत की बड़ी एक ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही पार्टी का साथ और दामन साधा है। उसका सभी भारतीय लोगों को स्वागत करना चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इस एनसीपी में क्या चल रहा है। जो सवाल नंबर 1 पैदा होता है वो कुछ इस प्रकार है। अजीत पवार को एनसीपी और उसके सिंबल का दावा ठोकने के लिए किसके पास जाना होगा? जवाब में मैं आपको यह बताता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे की 2 स्थिति है। पहली स्थिति जो है, जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, इस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास होता है। ऐसे में दल बदल कानून लागू होता है। दूसरी स्थिति मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार होती है। जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र के हालात हैं, ऐसे वक्त में पार्टी में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि अगली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग को यह अधिकार द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 में मिलता है। जो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसका एक पूर्ण संवैधानिक उल्लेखन किया गया है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि पार्टी सिंबल शरद पवार को मिले या अजीत पवार को? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उसका
क्या उत्तर होता है। चुनाव आयोग में मामला पहुंचने पर वह पार्टी में वर्टिकल बंटवारे की जांच करता है। इसमें विधायक का और संगठन दोनों देखे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटी और डिवीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालती है। इससे यह जानने की कोशिश करता है कि इसमें से कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किस गुट में हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। चुनाव आयोग को यह भी देखना होता है। ज्यादातर मामलों में आयोग ने पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला दिया है, लेकिन अगर किसी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाए तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसद और विधायकों से बहुमत के आधार पर फैसला करता है। एक ये भी प्रकरण है जो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है। देखिए, सवाल नंबर 3 भी ये पैदा होता है। कुछ महीने पहले शिवसेना पर उद्धव और शिंदे दावा कर रहे थे। आयोग ने आखिरकार एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी। उसके पीछे क्या गणित थी, ये भी मैं आपको बताता हूं कि चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया और क्या देखा कि पार्टी का सिंबल और पार्टी में जो फूट चल रही थी उसके आधार पर पार्टी का विभाजन और पार्टी को किस तरह से उन्होंने जो अपना सिंबल और पार्टी को अलग करने की प्रक्रिया का निर्देश कैसे दिया, उसके बारे में आपको बताता हूं। इस साल फरवरी में शिंदे शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग ने विधायिका के आधार पर फैसला दिया था। अपने 78 पेज के फैसले में आयोग ने कहा था कि विधानमंडल के सदन से लेकर संगठन तक में बहुमत शिंदे गुट के ही पास दिखा है। ऐसे में पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर एकनाथ शिंदे के पास होगा। यह भी देखिए निर्धारित करता है कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही निर्णय होता है। आयोग के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे और उनकी पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। एकनाथ शिंदे के पास यूनाइटेड शिवसेना के टिकट पर जीता गए कुल 55 विधायक से लेकर 40 विधायक थे। 55 से लेकर 40 विधायक थे। पार्टी में कुछ 47,82,400 वोटों में 76% यानी 36,57,327 वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश किए। इसके साथ शिवसेना में 12 सांसद भी थे। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पर पारिवारिक विरासत के साथ ही राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए 15 विधायकों और कुल 47,82,440 वोट में से सिर्फ 11,25,123 वोट का ही दस्तावेज सबूत पेश कर पाए थे, यानी कुल 23.5% वोट ही ठाकरे गुट के पास थे। ठाकरे गुट के पास शिवसेना के सिर्फ 15 विधायक का समर्थन था, यानी कम विधायक होने के चलते उद्धव गुट को पार्टी सिंबल और नाम से हाथ धोना पड़ा। ये कुल प्रक्रिया होने के बाद ही तय होता है कि किसको पार्टी का सिंबल मिलेगा और किसके साथ ये पार्टी का सिंबल जाएगा। यह सब चुनाव आयोग और आयोग तय करती। अजीत पवार ने बुधवार को बांद्रा में भुजबल नाजिल सिटी के एमिटी सेंटर में एनसीपी नेता की बैठक बुलाई। इस बैठक में 35 से ज्यादा विधायक के पहुंचने का दावा किया गया था। वहीं शरद पवार ने वायबी चाणक्य
सेंटर यानी एनसीबी दफ्तर में बैठक की। शरद पवार की बैठक में 7 विधायक पहुंचे और बाकी नदारद रहे। अब आगे ये देखना है कि कुल मिला के अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी का दामन साध के आगे बढ़ते हैं कि नहीं। और उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और शपथ के साथ ही जनता का भला और देश का भला करने का दायित्व तो अजीत पवार जी के ऊपर आ गया है। मेरा तो यह मानना है कि कुल मिला के अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर और उनके सानिध्य में जो सरकार चल रही है उसका समर्थन करते हुए पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी चाहिए और भारत की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को ये देखना चाहिए कि कार्य कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है। उसको माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ने और पूरे भारत में एकजुटता का जो एक सशक्त करने का जो अभियान चल रहा है उसका साथ देना चाहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे यह जो मेरा अभियान है उसको आगे बढ़ाने का आपके साथ मुझे मौका मिले। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।